तक सामने आ पाई है जिससे यह साबित हो सके कि उसका असली मकसद नेपाल पहुंचने का क्या था? क्या वो भारत में कोई नया आतंकी हमला करने वाला था? देखिए, जो खबरें अभी मिली हैं वो यह है कि ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद एनआईए उसे लेके पटना की तरफ बढ़ चुकी है। अभी रास्ते में एनआईए की टीम और बिहार पुलिस की टीम जो इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन करके उसे धर दबोचा था रक्सौल से, पटना की तरफ बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ से विशेष विमान से उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। आज एडीजी ने जब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बताया कि किस तरीके से उसे दबोचा गया, तो इस बारे में बिहार पुलिस ने बोला कि बिहार पुलिस को सेंट्रल एजेंसीज ने अलर्ट किया था कि उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिला है कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया गया है और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन टीम बनाया जाता है जिसमें एनआईए के कुछ अधिकारियों और बिहार पुलिस के कुछ अधिकारियों को लेकर रक्सौल के इलाके से नेपाल बॉर्डर से उसे आज सुबह धर दबोचा जाता है एक अपने सहयोगी के साथ, जब वो किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए मिलने जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें धर दबोचा जाता है। फिर वहां से एनआईए की टीम और पुलिस की टीम उन्हें लेके मोतिहारी आती है, जहां कोर्ट पे पेश करके उसे अब पटना की तरफ लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कल सुबह उसे एक विशेष विमान से दिल्ली ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल श्याम, बहुत धन्यवाद इस ताजा अपडेट और जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में हो सकता है कि पटना वो पहुंच जाए और उसके साथ साथ एयरपोर्ट से उसकी रवानगी की तैयारी भी हो सकती है। जोगिंदर सिंह जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, यासिन भटकल की गिरफ्तारी, क्या आप इसे महज इत्तेफाक मानेंगे या आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बेहतरीन काम किया और ये उसी का नमूना है? या आपको ऐसा लगता है जैसा कि दबी जबान में कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल यासिन भटकल चाहता था कि वो पकड़ा जाए और इसीलिए नेपाल में ऐसी जगह वो उपलब्ध था जहां उसे पता था कि भारत की सुरक्षा एजेंसी के रेडार पर वो रहेगा? देखिए साहब, आपके रिपोर्टर ने कहा था कि 6 महीने से वो दरभंगा में रह रहा था, तो इसका मतलब है कि नेपाल भी जाता होगा, लोगों को लेके आता होगा, रास्ता बताता होगा और लोगों को ट्रेन करता होगा वहां नेपाल में से भी, क्योंकि आप कहते हैं कि बॉर्डर पे पकड़ा गया है। जी खैर, ये तो इरेलेवेंट बात है। अब इसकी इंटरोगेशन जो है 10 स्टेट पुलिस को जरूरत है इसकी, पर ये एक आदमी के पकड़ने से आतंकवाद खत्म नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको कोर्ट में ले जाएंगे। ये तो ऐसी चीज नहीं है कि किसी को मार के फेंक दिया वहां पे आतंकवादी जो है। आपको ये कोर्ट में, चूंकि हमारे पास आतंकवाद के खिलाफ कोई लॉ नहीं है, आपको इंडिपेंडेंस एविडेंस चाहिए जी सारे ब्लास्ट के लिए, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो गुजरात में हो। तो अब मैं इतना कहना चाहूंगा, कोई विटनेस इतना बेवकूफ नहीं है, जिस देश में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है जी, कौन आगे कहेगा? कोई झगड़ा नहीं करना चाहता जी, और आतंकवादियों से। तो ये केस जो है जी सिर्फ स्वाय उसकी कन्फेशन के और किसी पे नहीं होगा, जब तक आतंकवाद के खिलाफ कानून नहीं बदले जाएंगे। ये नहीं लगाया जाएगा। यही मसला है कि क्या हमारी अदालतों में हम अपने कानून के तहत यासिन भटकल को दोषी वाकई में करा पाएंगे? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। मैं मुजाहिदीन के अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें से किसी को भी दोषी करार दिया जाए, ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। नहीं, मैं इसलिए कहता हूं कि जो कानून है 1863 के हैं, उस टाइम ना आतंकवाद था ना कुछ और था, और एक सबसे बड़ी चीज जो अंग्रेज बना गए थे वो हम चल रहे हैं जी। कि हम वैसे तो कहते हैं एजेंसियां हमें आतंकवाद को मुकाबला करें, उसको रोकें, खत्म करें, क्राइम खत्म करें, पर उनके सामने कोई चोर जो गुंडा बदमाश है कह दे कि मैंने ये काम किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आम भिखारी के सामने मान जाए तो उसकी वैल्यू है जी। पुलिस अफसर किसी रैंक की वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास पुराने आउटडेटेड लॉज रहेंगे। बिल्कुल, कोई किसी को सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये जो है सरकार ने लोगों को पकड़ भी लें तब भी आप उन्हें सजा दिला पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत पेचीदा मसला है। इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं, एक्स लॉ ऑफिशियल। इनसे हम बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। यासिन भटकल ने इंडियन मुजाहिदीन के गुर्गों की मदद से अलग अलग जगहों पर तमाम सीरियल धमाके किए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भटकल ने अपने आतंकी संगठन का नाम भले ही इंडियन मुजाहिदीन रखा था, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो इंडियन मुजाहिदीन दरअसल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक एक्सटेंशन आर्म यानी कि भारतीय संस्करण के तौर पर था और इसे एक मुखौटे के तौर पर रखा जा सकता था।
इंडियन मुजाहिदीन का पूरी तरीके से एक ही मकसद था, भारतीय लोगों का इस्तेमाल करते हुए भारत में आतंकी हमले करना, ताकि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी इल्जाम न लगाया जा सके। और उसी की सबसे बड़ी कड़ी यासीन भटकल था। यासीन भटकल के बारे में एक बात और हम आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स था, साथ ही साथ ये जानता है कि इसे क्या करना है और कैसे करना है। ब्रेन वॉश जिसे कह सकते हैं वो यासीन भटकल ये व्यक्ति है। और इसके साथ साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आईएसआई का गुर्गा और लश्कर ए तैयबा का प्यादा यासीन भटकल हमेशा से लश्कर और आईएसआई के लिए फायदेमंद रहा। सूत्रों की माने तो आतंकी आमिर रजा के बाद जब से यासीन को इंडियन मुजाहिदीन की गद्दी मिली, तब से भारत में आतंकी हमलों में तेजी आ गई। यासीन आईएसआई का सबसे भरोसेमंद हाथ बन गया। भारत में इंडियन मुजाहिदीन का ये सरगना पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर देश में तबाही के मकसद से नया मॉड्यूल तैयार करता था और फिर आतंकी वारदात को अंजाम देता। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यासीन भटकल ने भारत में इंडियन मुजाहिदीन का गठन लश्कर ए तैयबा के फ्रंट के तौर पर किया था। यासीन भटकल ने ही आईएम के दरभंगा मॉड्यूल को तैयार किया था और इस सिलसिले में काफी वक्त तक वो दरभंगा सहित बिहार के कई हिस्सों में रहा। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक यासीन भटकल पहले सिमी का सक्रिय सदस्य था, लेकिन सिमी के कुछ सक्रिय कमांडरों के पकड़े जाने के बाद भटकल ने उससे नाता तोड़ लिया और अपने भाई रियाज भटकल के साथ मिलकर यासीन ने 2008 में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को जन्म दिया। यासीन ने सिमी के स्थानीय नेटवर्क का अपने लिए भरपूर इस्तेमाल किया। यासीन भटकल का पकड़ा जाना नेपाल बॉर्डर से एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेटर था, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था, एक्सप्लोजिव बनाने इसने सीख लिए थे और इसने बहुत लोगों को इंडिया में ट्रेन कर दिया था एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, और सक्सेसफुली। इसकी खास चीज यासीन भटकल की थी कि ये लो प्रोफाइल था। जो इसका दूसरा रियाज था, जो इंडियन मुजाहिदीन के टॉप रंग में था, और जो इसका दोस्त था वो हाई प्रोफाइल था, वो एग्रेसिव था, वो क्लेम करता था ब्लास्ट के बाद। इसकी जो टेक्निक थी लो प्रोफाइल थी, ये सामने नहीं आता था, इसलिए इसको पकड़ा जाना भी मुश्किल होता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देश के दक्षिण इलाकों से सैकड़ों युवकों की उसने अपनी आतंकी ब्रिगेड में भर्ती की। एक एक कर उसने इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क शहर दर शहर फैला दिया और इसी के साथ शुरू हुआ देश पर आतंकी हमलों का नया दौर। सिमी का बड़ा नेटवर्क, उसके स्लीपर सेल, लश्कर की ट्रेनिंग और आर्थिक मदद ने इंडियन मुजाहिदीन की भरपूर मदद की। इंडियन मुजाहिदीन जब सिमी बैन हुई थी तो उसके जो लोअर तबके थे सिमी के, उन्होंने फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के डायरेक्शन में इंडियन मुजाहिदीन नाम की खड़ी कर दी थी। एक नया लेटर हेड छाप दिया था इंडियन मुजाहिदीन, लेकिन सिमी के कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से मिले हुए थे। इसके बाद देश में धमाके दर धमाके होने लगे। पिछले कुछ सालों में इंडियन मुजाहिदीन सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला आतंकी संगठन बनकर उभरा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बिहार, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जयपुर में इस आतंकी संगठन ने कई बम धमाकों को अंजाम दिया। यासीन भटकल 2010 में 3 जगह, बैंगलोर, पूना, दिल्ली ब्लास्ट में 2010 एक साल के अंदर 3 जगह कामयाब था ब्लास्ट करने में, और हाथ में आना उसका मुश्किल होता था। कोलकाता में पकड़ा गया था, पर पुलिस के पास वहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी यासीन भटकल के बारे में, और उन्होंने उसको 2008 में छोड़ दिया था। यासीन मलिक भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन अभी भी इंडियन मुजाहिदीन के कई बड़े चेहरे गुम हैं। इनमें इकबाल भटकल, रियाज भटकल जैसे बड़े नाम हैं। उम्मीद है कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क में काम कर रहे चेहरों तक पुलिस के हाथ जल्द ही पहुंच जाएंगे। यासीन भटकल की गिरफ्तारी इंडियन मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन के मददगारों और उससे जुड़े तमाम लोगों के बारे में जानता है और ये जानकारी जल्द ही जांच एजेंसियों के पास होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली।
हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा है कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के साथ ही बहुत सारी जानकारी हासिल होगी, लेकिन क्या वाकई में हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस जानकारी का मुनासिब फायदा उठा पाएंगी? आरएसएन सिंह साहब, जरा इससे पहले कि हम इन जानकारियों के बारे में चर्चा करें, जरा ये बताइए कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि पहले टुंडा पकड़ा जाता है जो कि एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, और उसके बाद यासीन भटकल पकड़ा जाता है और सब कोई नेपाल से पकड़े जा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की नई रणनीति हो सकती है? नहीं, ये इत्तेफाक